बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा घर। आज के इस दौर में अपना घर बनाना इंतहाई दुश्वार गुजार है। अगर आप अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने घर के लिए एक टुकड़ा 5, 7, 10 मरले का खरीद ही लेते हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया। और चलें, अगर आपको वो प्लॉट मिल भी जाता है तो उस पे घर बनाना इस दौर में इंतहाई दुश्वार गुजार और मुश्किल तरीन है। अपना घर बनाने के लिए आपको क्या करना है, हम आपको गाइड करते हैं। हम आपको गाइड करेंगे ऐसे अफराद के ज़रिए जो रियल एस्टेट का वसी तजुर्बा रखते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। और हमारे साथ वक्तन फ़ौक्तन ऐसी पर्सनैलिटीज़ बैठेंगी जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपने अपना घर जो है वो बनाना है और उसमें अपने खुशियों को एंजॉय करना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक इस्लामाबाद की ऐसी शख्सियत जो रियल एस्टेट एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं और राशिद एसोसिएट्स के नाम से अरसा दराज से इस्लामाबाद में लोगों को घरों के सिलसिला में खिदमात पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो इस्लामाबाद में कन्वीनियर है हुकूमती जमात की जानिब से। मेरी मुराद जनाब चौधरी नदीम गुजर साहब से हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में सेक्टर में आप किस तरीके से आए और आपने इसको कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम शुरू किया जिससे लोगों को अवेयरनेस होगी कि हमने प्लॉट को ख़रीदना कैसे और उसके बाद घर को कैसे अपने ताबीर करना, जो कि हर इंसान की दुनिया के अंदर ख्वाहिश होती है कि मेरा ज़ाती घर हो। जी। तो इस पे मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इतना अच्छा जो आपने टॉपिक चुना है लोगों के लिए, और उस पर इससे लोगों को गाइडलाइन भी मिलेगी। मैं रियल एस्टेट में जी तकरीबन आज से 18 साल पहले मैं इस फील्ड में आया हूँ। लाहौर में था, लाहौर में ही मेरी पैदाइश हुई, लाहौर में ही पढ़ा लिखा, और यहाँ पे चूँकि कारोबार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद थी रियल एस्टेट के हवाले से, तो मेरे फैमिली के बहुत सारे लोग इस्लामाबाद में ऑलरेडी इसी बिज़नेस से मुंसलिक थे। तो मैं वहाँ से फिर इधर आया, बिज़नेस किया। अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत छोटे से पैमाने से मैंने बिज़नेस शुरू किया। लेकिन जब भी कोई भी कारोबार इंसान करता है और ख़ुसूसी तौर पे रियल एस्टेट का बिज़नेस करता है, तो उसके अंदर सिर्फ 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक आपकी कमिटमेंट, एक दयानतदारी, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो लोग ये समझते हैं कि शायद झूठ बोलने से ये कारोबार होता है। तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा, देखने वाले नौजवानों को ये बताना चाहूँगा जो इस फील्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, कि ये कारोबार सिर्फ सच से है। जो शख्स यहाँ पे आके इस्लामाबाद शहर में खुसूसी तौर पे ये समझ ले कि ये झूठ बोल के मैं इस कारोबार में कामयाबी हासिल कर लूँगा, तो ऐसा कतई तौर पर मुमकिन नहीं। वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वापसी की तरफ ही जाएगा जिस भी शहर से आया है, क्योंकि ये परदेसियों का शहर है। मेजॉरिटी यहाँ पे दूसरे शहरों से आई और लोगों ने छोटे छोटे कामों से, इवन देन मैं आपको बताऊँ इतना पोटेंशियल है इस बिज़नेस के अंदर कि मेरे सामने ऐसी मिसालें, आपके सामने ऐसी मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं कि यहाँ पे लोगों ने एज इलेक्ट्रिशियन घरों में काम शुरू किया, प्लम्बर के तौर पे काम शुरू किया, इवन मेसन के तौर पे किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो लोग सिर्फ दयानतदारी की बेस पे। तो बड़ा पोटेंशियल है, बड़ा बिजनेस है, लेकिन चीज़ें वही हैं कि आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी दयानतदारी और सच। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, शहरी इक़्तिदार में घर बनाना मैं समझता हूँ बहुत ही मुश्किल है, और जहाँ पे सोसाइटी जो हैं वो ऐसे खुदरो पौधों की तरह उगी हुई हैं, जिनमें से चंद ऐसी सोसाइटीज़ हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चंद ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास एनओसी हैं या जो मुस्बित थिंकिंग में काम कर रही हैं, जो बिल्कुल लोगों को डिलीवर कर रही हैं। लेकिन जो 90% सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद की, मैं अगर कहूँ तो वो मेरा ख्याल बेजाना होगा कि वो बिल्कुल लोगों को सब्ज़ बाग दिखा के ही प्लॉट सेल कर रहे हैं और लोग फ्रॉड का शिकार रहे हैं। तो आप क्या हमारे नाजरीन को गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो किन किन सोसाइटीज़ में अपना घर बनाएं और उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि वो अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकें? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो सिर्फ कागजात की हद तक मौजूद हैं, या उनके पास जगह तो मौजूद है लेकिन वो इतनी नहीं है जितने वो प्लॉट्स बेच चुके हैं। जी। तो इससे बचने के लिए बड़ा सादा सा तरीकाकार है। एक तो आप किसी भी रियल एस्टेट के एजेंट से आप पहले मशावरत करें कि भाई साहब मैं फ़लाँ जगह पे ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ और आप बताइए कि इसके मुतालिक आपका क्या कहना है। वो उसको बताएंगे कि इनके एनओसीज़ मौजूद हैं या नहीं है। और उससे बेहतरीन तरीका ये है कि आरडीए सीडीए की वेबसाइट पे तमाम सोसाइटीज़ के एनओसीज़ मौजूद होते हैं। आप थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लिया करें,
आप वहाँ पे जाएं, आपको खुद नहीं आता, आप अपने बच्चे से बोलें, अगर आपके पास कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, आप किसी थर्ड पर्सन से बोलें कि मैं फ़लाँ सोसाइटी के अंदर ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ, तो आप ज़रा काइंडली मुझे इसको चेक करके बता दीजिए कि आया इसके NOCs मौजूद हैं, इसके पास जगह मौजूद है। आज ये दौर है कि हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है, आपको कतई तौर पर इस पर कोई परेशानी वाला मामला नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको अरशद भाई क्लियर कर दूँ कि इन सारी चीज़ों के बावजूद ये जो सोसाइटीज़ जिस तरह की आप जिक्र फरमा रहे हैं, ये बहुत दूर दराज इलाकों की आती हैं और लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन मैं पहली ये मेरी दरख्वास्त होगी, जो चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद है ना, जहाँ पे या उन पार्टीज़ ने ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनका 3rd फेज़ 4th फेज़ 6th फेज़ आ चुका है, तो आप काइंडली उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसमें लिए अपने घर के लिए प्लॉट चुनिए और वहाँ पे जाके आप लोगों से मशावरत के बाद वहाँ पे चीज़ ख़रीदें। ऐसा बहुत कम है यहाँ पे कि इस्लामाबाद शहर की ख़ुसूसी तौर पे बात करूँगा कि यहाँ पे जो 2 नंबर सोसाइटीज़ हैं बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद आपका सरमाया आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी होता है, उसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा शोई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी हुकूमती जमात ने 50 लाख घरों का एक प्रॉमिस किया था, तो वो प्रॉमिस जो है वो किस मरहले तक पहुँचा है? अच्छा, मैं इसमें ना आपको 2-3 चीज़ें ज़रा तफसील से बताना चाहूँगा। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस किया, उससे हुआ क्या? जी। उससे हुआ ये कि जमूद एक जो कारोबारी दुनिया पे आया हुआ था, वो कुफर टूटा और बिज़नेस शुरू हुआ, ना सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, बल्कि इसके साथ जो अलाइड 40 से 60 इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर। जी। उसमें हमने तकरीबन कोई 370 अरब रुपए बैंक्स कर्जा दे रहे हैं। अच्छा, वो जो 5 मरले तक के लोग हैं उनको 5% पे कर्ज दिया जाएगा और जो 10 मरला तक के घर बनाना चाहते हैं उनको 7% पे दिया जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर मॉर्गेज का सिस्टम चलता है, आपके सामने है। इससे पहले क्या होता था, मुख्तलिफ यहाँ पे स्कीम्स बनाई जाती थी आशियाना के नाम से, दूसरे तीसरे नाम से, लेकिन डायरेक्टली आप अपने प्लॉट पे घर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं दिया जाता था क्योंकि उसमें किकबैक्स आते थे। अब हमारे यहाँ किकबैक्स की ज़रूरत नहीं है, हमने बड़ा सीधा शफाफ सिस्टम रखा और बैंक्स की डायरेक्टली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई। मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि पहले मरहले में 300 अरब रुपए, जो एक बहुत ह्यूज अमाउंट है, वो दे रहे हैं और उसके ज़रिए आप अपना प्लॉट ख़रीदे हुए पे घर बनाएंगे और 5% आज तक तारीख़ में किसी भी चीज़ में कर्जा नहीं मिला जो आपको कर्जा दिया जाएगा और अब बासानी उसको 25 साल में वापस कर सकेंगे, जो कि बिल्कुल माइनस ही अमाउंट बनेगी आपकी इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में भी। एक तो ये किया। दूसरा, तकरीबन हम 7000 के करीब अब तक लोगों को वो घर दे चुके हैं जो नया पाकिस्तान के नाम से प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट थी इस कौम के साथ। अभी आपने ताज़ा देखा भी होगा, मेरे 2-4 दिन पहले एक सेरेमनी हुई है जिसके अंदर 300 घरों की चाबियां भी दी गई। तो इस तरह से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो 1 लाख घरों का हमारी कमिटमेंट है, आप इस्लामाबाद शहर की सराउंडिंग में देखें, शहर के अंदर देखें तो नया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स G13 में स्टार्ट हैं, चक्री के करीब स्टार्ट हैं, आपके वो जो इंटरचेंज है एयरपोर्ट वाला उसके करीब स्टार्ट है, ठलियाँ इंटरचेंज वहाँ पे स्टार्ट है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स इनके ऑलरेडी मौजूद हैं और मज़ीद ये सिर्फ मैं इस शहर की बात कर रहा हूँ, कराची, पेशावर और दूसरे शहर, इसके अलावा फैसलाबाद, लाहौर के अंदर जो रावी का प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब लेके आ रहे हैं, उससे बिज़नेस के एक नए दरवाजे खुलने के लिए जा रहे हैं, एक नया शहर आबाद होने के लिए जा रहा है और उससे आपके तमाम जितने भी कारोबारी अफराद हैं उन तमाम के बिज़नेस में आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जोई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने पे जो एमनेस्टी का एक प्रॉमिस किया था उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया, ये बहुत खुशाइंद है। लेकिन रियल एस्टेट से वाबस्ता और उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एतराज़ है, कुछ ऐसा भी हुआ है, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं कि टैक्स एमनेस्टी, रियल एस्टेट में एमनेस्टी तो दी गई है लेकिन वो लोग FBI के रेडार पे आ गए और अब उनको ये समझा यही जा रहा है कि उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उनके गिर्द बाद में घेरातंग किया जाएगा। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? अच्छा सिद्दीक़ साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कोई एग्जांपल हमारे पास मौजूद नहीं है। और पहली बात ये है कि ये एमनेस्टी नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन पैकेज है। कंस्ट्रक्शन पैकेज है, ये रियल एस्टेट में किसी किस्म की कोई एमनेस्टी नहीं है। जो लोग 2021 31 दिसंबर तक खुद को रजिस्टर कराएंगे, 31 दिसंबर 2021 तक, उन लोगों को छूट मिलेगी। उन लोगों के 90% तक जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बना रहे हैं उनके 90% तक टैक्सेस में भी छूट आएगी। और उनके पैसों के मुतल्लिक भी नहीं पूछा जाएगा जो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में 2021 तक आएंगे।
रियल एस्टेट के अंदर, प्लॉट्स के अंदर अगर आप जाके कहते हैं कि कोई पैसे खरीदता है या लेता है, तो ऐसी कोई एमनेस्टी यहाँ पे इस वक्त मौजूद नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके पास रकबा थोड़ा है, जैसे आपने फरमाया, लेकिन उन्होंने अगर 20,000 लोगों के अपना उन्होंने प्लॉट्स देने थे, तो उन्होंने 60,000 70,000 तक लोगों को प्लॉट सेल कर दिए हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ के बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत क्या कहती है? कानून क्या कहता है? सेकेंडली, जो लोग मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के फ्रॉड का शिकार हुए हैं, तो वो बड़े ज़हनी तौर पे कश्मकश का शिकार हैं, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? अच्छा, इसमें ऐसा है जी कि एक तो कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, आप शिकायत करते हैं, इदारे हरकत में आते हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने अपने दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा काम किया, जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ, वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रीरा का क्या। इस अथॉरिटी के तहत आप जो भी आप अपना लेआउट प्लान जमा कराएंगे, उस लेआउट प्लान को आप इनसे इंडोर्स कराएंगे और आपको बताएंगे कि मेरे पास ये 5,000 प्लॉट है, तो आप 5,001 प्लॉट नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि एक इदारा जो कि दुबई मॉडल है वहाँ मौजूद है। या आप कोई टावर बनाते हैं, उस टावर के अंदर आप स्पेसिफिकली बताते हैं कि जी मेरा जो कॉरिडोर है वो 8 फीट वाइड है, 10 फीट वाइड है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों की शिकायत अक्सर ये आती है कि जी वो 3 फीट वाइड रह जाता है। जी। और आप दिखाते हैं जी स्विमिंग पूल है ऊपर छत पे, और छत पे जाने की इजाज़त ही नहीं होती उसके बाद। इस तरह की बहुत सारी शिकायत होती है। उसके लिए ये एक इदारे का क्या बाकायदा असम्बली से कानून पास किया गया है, नेशनल असम्बली से, जो आज से पहले आप सरमायादार का, एक गरीब आदमी का और सब का इसके अंदर, इवन देन रियल एस्टेट मेंबर जो एजेंट है उसका भी तहफ़्फ़ुज़ इसके अंदर मौजूद है। वहाँ पे एक छोटी सी कंज्यूमर कोर्ट टाइप भी होएगी, जहाँ पे आप जाके अपनी शिकायत का इंदराज कराएंगे और वो वहाँ पे फैसले करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सेनेट इंतखाबात के बाद वो सेनेट से मंजूर होके बिल बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उसके बाद हर आदमी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर होगा। ये आज से पहले कभी तारीख में किसी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए सोचा ही नहीं था। तो ये क्रेडिट भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे चौधरी नदीम गुजर साहब की बातें, और वो आपको गाइड फरमा रहे थे कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या वजूद में आ रहा है, जिसके ज़रिए जो फ्रॉड है उन पे काबू पाया जा सकेगा, आप अपनी शिकायत का अजाला करवा सकेंगे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बेशक बहुत रिलीफ दिया है आम आवाम को भी, इन्वेस्टर्स को भी, और रियल एस्टेट से रिलेटेड लोगों को भी। टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं और एक एमनेस्टी दी गई है कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, उनको बड़ा भरपूर रिलीफ मिलेगा। और आप इसी हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम चौधरी नदीम साहब के क्वेश्चन के जवाब आपसे लेते रहेंगे और आपको मज़ीद मुफीद मालूमात देते रहेंगे, ताकि आप अपना घर बना सकें और अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकें।